निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। मोदी के नाम की गूंज चारों तरफ है। इस नाम की लहर की बात की जा रही है। जाहिर है अगर ऐसा है तो इस लहर का जोर नतीजों में भी नजर आना चाहिए। खास तौर से कम उस राज्य में तो ये लहर खासी पुरजोर होनी चाहिए जहां के विकास मॉडल की चर्चा के बूते दिल्ली का रास्ता हासिल करने की बीजेपी की कोशिश है। स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम। बीजेपी का ट्रंप कार्ड मोदी, और मोदी का ट्रंप कार्ड गुजरात में उनका 3 बार लगातार मुख्यमंत्री चुना जाना, और इसकी वजह वो खुद उनके किए हुए विकास के कामों को मानते हैं। और अगर वाकई ऐसा है, मोदी की लहर का एपिसेंटर गुजरात में होना चाहिए, या फिर नतीजे बताएंगे कि चिराग तले ही अंधेरा देखने को मिला। आज इसी पर होगी चर्चा निष्कर्ष में, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया। विभाकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक, फ्रंटलाइन, द हिंदू ग्रुप। प्रोफेसर बद्री नारायण साहब आज स्टूडियो में बड़े करीब मौजूद हैं, न जाने क्या बॉम्बार्डिंग होगी, जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज के। और लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन साहब अर्थशास्त्री हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। आइए देखें हर एक सेगमेंट में आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे मोदी के गुजरात के विकास मॉडल की अग्नि परीक्षा की। दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे मोदी के गुजरात मॉडल पर विरोधी पार्टियों का हमला क्यों है, क्या कह के वो इसे क्रिटिसाइज कर रही है। गुजरात के इस विकास मॉडल में कितना दम है, या जैसा विरोधी कहते हैं ये गुब्बारा है, इसमें हवा ज्यादा है, क्या वाकई ऐसा है? और चौथे सेगमेंट में चर्चा होगी कि गुजरात मॉडल की क्या कोई पोल खुलती है, क्या कोई ऐसी बात है जो गुजरात मॉडल कह के प्रचारित की जा रही है मगर सच नहीं है। मोदी जिस गुजरात मॉडल को लेकर देश भर में वोट मांग रहे हैं, उसी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 30 तारीख को वोट डाले जाने हैं। ये चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल मोदी के गुजरात मॉडल की गाथा गा रहे हैं। मोदी इसी मॉडल को लेकर देश भर में लोगों से वोट मांगने निकले हैं। देश को गुजरात बनाने का सपना दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल और विकास को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में लेकर मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। उनके गुजरात में ही गुजरात मॉडल दांव पर लगा है। गुजरात के लोग ही मोदी के इस मॉडल पर हाँ या ना की मुहर लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 47% वोटिंग पर पार्टी को 26 में से 15 सीटें मिली, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में वोटरों ने मतदान प्रतिशत का आंकड़ा 72.02 पहुंचा दिया। लेकिन इस पर सियासी समीकरण अलग है, राजनीति का मिजाज अलग है, और सबसे अहम ये कि मोदी खुद प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में गुजरात की 26 सीटों पर गुजरात की ही नहीं बल्कि देश की नजरें लगी हैं। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। तो गुजरात अगर एपिसेंटर कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। और गुजरात की 26 सीटें लगातार 2001-2002 से गुजरात ने बीजेपी का एक तरह से कहना चाहिए कि परचम लहराया है, लेकिन उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री नहीं, एक व्यक्ति को, अपने नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए भेज रहे हैं। तो क्या क्लीन स्वीप की उम्मीद की जानी चाहिए? विभाकर, क्या कहते हैं आप? जहां तक अगर उस आंकड़ों में अगर आप जाना चाहती हैं तो कभी भी 2009 रहे या 2004 रहे, क्लीन स्वीप उनको नहीं मिला है। क्लीन स्वीप नहीं मिलने की सीधी सी वजह ये रही है कि अगर आप सीटों के हिसाब के छोड़ के थोड़ा और जाए कि वोटों के अंतर के हिसाब से भी देखें तो मुख्य प्रतिद्वंदी उनकी जो कांग्रेस है उसका वोट और इनके वोट में जहां तक लोकसभा चुनाव का ताल्लुकात रहा है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था। 3% किसी एक सभा में करीब 4.5% जो कहे कि अंतर था। और अलग अलग इलाके हैं जहां पे इनकी अपनी दावेदारी रही है। खास करके अगर आप देखें कि जो शेड्यूल ट्राइब डोमिनेटेड जो इलाका रहा है, बनासकांठा और इन सब, साबरकांठा और दाहोद, इन सब इलाकों में वहां पे जब जिस विकास मॉडल की आप बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि उन इलाकों में उस तरीके की प्रगति नहीं हुई जिस तरीके की आंकड़ों के लिहाज से ये सब अच्छा लगता है सुनना, और इसी के सेफोलॉजिस्ट इसका हवाला भी देते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब मोदी की लहर की बात हो रही है, और ये पहली बार है जब मोदी क्यों कह रहे हैं कि गुजरात से जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे अब की बार। हाँ, लेकिन मेरा उसमें सिर्फ ये कहना है कि वो 272 सीट लाने की बात कह रहे हैं।
अब अगर वो 272 सीट ले आते हैं और उनके पास या 270 सीट ले आते हैं और गुजरात में उनके पास अगर 22 सीट आ जाती है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका मॉडल या उनके नेतृत्व में गुजरात वासियों को किसी तरीके का प्रॉब्लम है। किस तरह के थ्रस्ट की, ऐसे मोमेंटम की बात पहले कभी नहीं हुई थी क्या? इसलिए पूर्णिमा जी क्योंकि कोई ये कह रहा है कि देखिए विकास मॉडल, देखिए कैसे तरक्की होती है, और अगर ऐसा है तो फिर, और जिस सुनामी की बात की जा रही है कि आंधी नहीं सुनामी है, तो फिर वो सुनामी कम से कम गुजरात में नहीं। गुजरात मॉडल चर्चा में सिर्फ इसलिए आया दिनेश जी क्योंकि वो उन्होंने अपना जो एक कोर हिंदुत्व का एक एजेंडा था 1 पॉइंट, उससे शिफ्ट करके डेवलपमेंट के प्लैंक को आगे लेके उन्होंने सोचा कि शायद सारे देश में अगर एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है तो वो उनको डाइवर्सिफाई थोड़ा करना पड़ेगा। तो उस वजह से गुजरात मॉडल और एक शोकेस किया सारा कुछ उन्होंने कि ये हमने ये प्रगति की, इतने इंडस्ट्रीज आई, इतना विकास हुआ। तो वो एक बड़ी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट थी, इस वजह से गुजरात मॉडल की इतनी चर्चा हुई। ग्राउंड रियलिटी दूसरी तरह की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, शायद उतनी सच्चाई उसमें नहीं है। ज्यादातर ये चर्चा का विषय ही रहा है, सच्चाई शायद थोड़ी सी। तो आप ये मानती हैं कि लिटमस टेस्ट इसी हिसाब से होगा कि आप कितनी सीटें 26 के करीब पहुंचते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए 26 के करीब कहां पहुंचेंगे। जैसा कि अभी विभाकर जी ने बोला, कोई वन साइडेड तो कभी नहीं होता है, क्लीन स्वीप कभी नहीं मिलती है, तो 26 तो ना, लेकिन हाँ टिल्टेड तो है उनके फेवर में। बद्री, लेकिन हम थोड़ा सा अगर पहले के आंकड़े लेके जाएं तो हम देखते हैं कि 2004 में 14 सीटें, 2009 में 15 सीटें बीजेपी ने जीती और 11 सीटें जीती कांग्रेस ने। उसके बाद 2 सीटों का बाई इलेक्शन होता है और वो दोनों सीटें बीजेपी को मिल जाती है। मतलब देखा जाए तो 17 का आंकड़ा हुआ। ये तब है जबकि ना कोई गुजरात में जब कोई मोदी लहर नहीं थी, जब किसी विकास मॉडल की बात नहीं हो रही थी। ऐसे में अगर क्लीन स्वीप ना भी हो तो माने कि एक प्रधानमंत्री को चुना जाना है, एक मोदी की लहर है, तो ये सीटें जाहिर है बहुत आगे बढ़ने की संभावना। अगर बीजेपी कह रही है कि उनको उम्मीद है तो गलत क्या है? देखिए होता ये है अलका जी कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है किसी भी चीज का। आप चाहे जितना भी आप माहौल बनाए, जितना वो उन्हीं एरिया में सफल होगा ना जहां पर आपका दावा सफल है कि भाई हमने यहां कुछ दिया है और किया है। जो बोल रहे हैं विभाकर जी की जो ट्राइबल एरिया है वहां का, जो साउथ गुजरात के एरियाज है और साबरकाठा वगैरह, वहां एकदम वो लगता है अभी भी बहुत आदिम युग में जी रहे हैं वो लोग। हम अभी पिछले दिनों तेजगढ़ में गए थे और वहां जो माहौल है, कहीं से कोई नहीं लग रहा है कि आप गुजरात उस गुजरात के हिस्सा हैं जो पूरे देश जिसको पाने का सपना देख रहा है। यानी गुजरात का सच आधा सच है और मृग तृष्णा बहुत दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्या कोई एक ऐसी जगह है जहां पे हर किसी का, अगर जिन पैरामीटर्स में आप विकास को मापते हैं किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में, राज्य में हर किसी का वैसा हो और हर कोई विकास में वहां तक पहुंच गया हो? ये बद्री साहब आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले फैसल साहब, ये जब चर्चा हो रही है कि इस बार कहां तक पहुंचेगा, क्या प्लैंक में भी, अगर डेवलपमेंट भी एक प्लैंक है, उसमें भी कभी फटीग आती है क्या? ये विकास मॉडल इतने दिनों से चर्चा में है, क्या इसमें भी आप फटीग देखते हैं? यही सिक्का है जो चल रहा है? नहीं, एक बात तो आप समझ लीजिए कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या इससे पहले 2004 और 2009 में नरेंद्र मोदी की लहर थी या नहीं थी, सबसे पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी की लहर नेशनली अभी हुई है और उनकी लहर गुजरात में हमेशा से थी। 2004 में भी थी, 2009 में भी थी और नतीजा आपके सामने है कि कितनी सीटें उनको मिली। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, फटीक की बात करते हैं, ये भी समझ लीजिए, जो बद्री ने भी कहा, जो विभाकर जी ने भी कहा कि बहुत साफ समझने की जरूरत है कि क्या गुजरात सिर्फ वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर है? नहीं, बहुत बड़ा है, डांग भी है, डांग लेकिन इस तरह के पैसे तो हर जगह है, हर जगह है। और उनके जब डेवलपमेंटल मॉडल की बात होती है, दिनेश मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर डेवलपमेंटल मॉडल पे भी बात कीजिए, तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा विकास, क्या अच्छा विकास हुआ है, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके बाद के जो सारे इंडिकेटर्स हैं उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। वो बाद के इंडिकेटर्स ज्यादातर वो इंडिकेटर्स हैं जो रूरल मासेस को प्रभावित करते हैं, उन पर अब चर्चा नहीं होती है। और वो जो है, अभी 26 सीट पे इलेक्शन होने वाले हैं, सिर्फ अर्बन सेंटर्स में नहीं हो रहे, सब पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो वो लोग जिनको अभी भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है पीने का, वो लोग जिनके यहाँ अभी भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वो लोग जिनके पास अभी भी पावर नहीं है 8 घंटे, उन लोगों को भी वोट देना है। हम इस पर आएंगे नहीं, गुजरात का जो मॉडल क्या है और वो कहां तक सीमित है या नहीं है प्रोग्राम में, क्योंकि 1 घंटे का और इसमें हम लगातार एक एक चीज को हम इसमें थ्रेड बेयर इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम एपिसेंटर की बात कर रहे हैं, हम गुजरात की बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को वहां पे चुनाव मतदान होने वाला है। अरविंद, कहते हैं, ये माना जाता है और ये देखा भी है हम सबने कि चीजों को ऑर्गेनाइज करने में नरेंद्र मोदी वाकई महारत उनको हासिल है, ऑर्गेनाइजेशनल जिसको कहते हैं, उस मामले में बहुत आगे हैं वो। और इस बार गुजरात से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये रिपोर्ट है कि हर लेवल पे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बात ये नहीं है कि कुल कितनी सीटें मोदी ला पाते हैं, गुजरात में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस पर पूरे देश की नजर है। और इसीलिए बाकायदा बूथ लेवल तक के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है, डिसेंट्रलाइज किया गया है पूरे कैंपेन को, किस तरह किया जाएगा। इसका असर आपको लगता है कि गुजरात के नतीजों पर दिखाई देगा?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और पिछले 3 इलेक्शन से गुजरात में ये ऑर्गेनाइजेशन असर दिखा रहा है। लेकिन जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो ये इलेक्शन है। गुजरात मॉडल जो एज पर से, मुझे नहीं लगता कि गुजरात में उसका उतना असर होने जा रहा है। जैसा भी कहा भी जा रहा था कि पहली 2 पार्टियों में जो डिफरेंस है वो लगभग 4% का है और हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े प्रदेशों में आपको इतना ही % दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस का। इस बार भी गुजरात में गुजरात मॉडल का उतना असर नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का असर दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से 1-1.5% का और फेवरेबल रिस्पांस आपको गुजरात में दिखेगा। लेकिन गुजरात मॉडल का असर गुजरात के बजाय बाकी हिंदुस्तान में ज्यादा दिखेगा, इसलिए क्योंकि वहां पर यह कंपैरिजन हो रहा है कि आपके प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ और गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ उसका एक रिलेटिव पिक्चर दिख रही है। एक संभावनाएं दिख रही हैं वहां की जनता को कि शायद हमारे आज के डेवलपमेंट की तुलना में बेहतर डेवलपमेंट होगा। तो गुजरात मॉडल आज एक धारणा, यही बात तब हुई थी अरविंद साहब जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे। कहा यह गया था कि इस बार इसलिए मोदी को तरजीह दी जा रही है, लोगों की जुबान पर है, क्योंकि उनको अब दिल्ली की कुर्सी पर लोग बैठे देखना चाहते हैं। नतीजों के बाद उनके नाम के नारे भी लगे थे, मोदी और दिल्ली के ये नारे हमने सुने भी थे। विभाकर साहब, क्या वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट अब फॉर ग्रांटेड वाली बात हो गई कि डेवलपमेंट तो हमारे पास है ही, अब मोदी को वहां पहुंचाना है, इसलिए क्या वहां की अब सारी इलेक्शनियरिंग चल रही है, वो असेंबली इलेक्शंस हो या अभी? कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में तो निश्चित तौर से एक फैक्टर वो जरूर होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस गुजरात मॉडल के आमतौर पे लोग बात करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से देखना और रूरल और अर्बन एरिया के डिस्पैरिटीज को देखना जो पूरे देश में है, और ये एक विरासत से लगातार चली आ रही है। ये सेंट्रल प्लानिंग से लेकर इकोनॉमिक प्लानिंग का जो हम लोगों ने मॉडल अख्तियार किया है उसका नतीजा है। वहां पे गवर्नेंस का मॉडल क्या है कि आप अगर कोई टारगेट करते हो, कोई फिक्स करते हो, आप उसको कितने स्मूथली और तरीके से कर पाते हो, ईमानदारी से कर पाते हो। आज अगर पटना भी एक कैपिटल सिटी है, लखनऊ भी एक कैपिटल सिटी है, और आप दोनों कैपिटल्स को और गुजरात के कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पे लाइफ में थोड़ी सी डिफरेंस है। वो क्यों नहीं हो पाता है, एक ही तरीके से क्यों नहीं कर पाते हैं? परहैप्स कि हम उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते अपने प्लान को ग्रास रूट लेवल पे कैसे करें। हमने उनको शायद वो फ्रीडम नहीं दी है लोकल लेवल पे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूरत से ज्यादा है। जबकि गुजरात में ये चीज वहां के लोगों का मानना है, ब्यूरोक्रेसी का मानना है, और सब कोई मानता है कि वो शायद उसको इस बार रिजल्ट ओरिएंटेड कर चुके हैं, डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ जो एक पंचायती राज सिस्टम ब्लॉक लेवल तक का, ग्राम पंचायत लेवल तक का अगर कहीं पे भी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ है, कंप्लीट 3 टियर जो नीचे तक की जो बात होती है वो गुजरात में हुआ, और शायद ये कारण है कि वहां पर आपको दिखता है। आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आप विकास मॉडल में आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस कुल मिलाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, पूर्णिमा जी, हमने देखा है कि एक राज्य का अपना एक कल्चर, वहां के लोगों का अपना एक जिसे कहना चाहिए लाइफस्टाइल होता है और अपना एक तरह का सोच होती है। अगर उत्तराखंड में भूकंप आ जाता है तो वहां के लोग 10 साल तक मुआवजे के लिए मतलब रोते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, अपनी झोपड़ी नहीं बनाते। लेकिन गुजरात में जब इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि 2 साल में गुजरात के वही लोग इंतजार नहीं करते हैं, मुआवजा आएगा या नहीं आएगा, आता रहेगा, उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां धंधा करना है, वहां पे बिजनेस है, वहां पे ये जो सोच। हर स्टेट का एक रीजनल कैरेक्टर भी होता है और वहां के जो गवर्नेंस करने वाले लोग हैं उनका भी अपना एक रीजनल कैरेक्टर होता है। तो गुजरात के लोग थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में जाने जाते हैं बेहतर। उनमें एक वो मादा होता है कि अगर कुछ लॉस हो भी गया तो उसके बाद हिम्मत दिखाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर से धंधे में लग जाते हैं। धंधा चोखा होना चाहिए, ये गुजरात के लोगों की बहुत एक प्राइमरी कंसिडरेशन ऐड किया होगा ना। ऐड तो जरूर किया है। गुजरात के लोग बड़े एंटरप्रेन्योरियल टाइप के लोग होते हैं और वो इस चीज के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि चलो जो लॉस हुआ आगे की देखते हैं। लेकिन अलका जी, जब गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखते हैं तो एक चीज ये अरविंद जी बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। इकोनॉमिक्स में टर्म्स होता है डिमिनिशिंग रिटर्न का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि कोई भी चीज आपको जब एक फायदा पहुंचाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है और उसके बाद उससे उसी का सैचुरेशन की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो वो अब हम गुजरात में उस पॉइंट पे डिमिनिशिंग रिटर्न, लेकिन ये कभी होता है क्या? खासतौर से जिन पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, कभी किसी को कितना भी दे दीजिए उसको पूरा नहीं पड़ता। डेवलपमेंट नहीं लगता कि कभी किसी एक जगह पर
रुक जाने वाला या वहां सैचुरेशन आ जाने वाली, क्या ऐसा है बद्री साहब? इससे ज्यादा किसी एक इंडिविजुअल को नहीं चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट की जो भूख है ना, वो कॉम्पिटिटिव होती है, वो बढ़ती जाती है। जैसे आपने ये दे दिया, सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, मॉल दे दिया, उसके बाद सोचेगा कि हमारे घर तक नल लगा दीजिए, फिर सोचेगा कि हमें उठा करके आप कहीं और पहुंचा दीजिए। लेकिन जो गुजरात की जनता है, जिसके बारे में पूर्णिमा जी कह रही थी कि थोड़ा उसमें थोड़ा इंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो चाहती है अपने को खुद रचना, लेकिन वो जो जरूरतें हैं वो हमेशा रिकॉन्स्ट्रक्ट होती रहेंगी और नए ढंग से बनती रहेंगी। और स्टेट का या गवर्नेंस का जो बड़ा काम है वो ये है, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आप उस बदलते हुए एस्पिरेशंस को समझें और उसको रिस्पॉन्ड करें। तो मोदी जी ने एक लेवल पे कर दिया जो भी करना था, लेकिन जो किया वो भी कितना किया नहीं। लेकिन बद्री जी, आप जो बता रहे हैं कि जैसे पूर्णिमा भी बताई कि वो हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर होता है कि कैसे काम करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि जो जितने लोग, खास करके अगर आप बीमारू स्टेट्स की बात करें, दो मोस्ट पॉपुलस स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां से लोग काम करने की, चूंकि वहां पे कोई आपने बुनियादी सुविधाएं नहीं रखी हैं, तो उस काम के तलाश में ही तो अलग अलग तरीके के, किसी भी तरीके के काम करने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेश में वो पलायन करते हैं। गुजरात के लोग देश से बाहर जाते हैं, ये जो थोड़ा खोल दूं, ये जो माइग्रेशन वाली बात है, देखिए माइग्रेशन हर जगह होता है। गुजरात होता है, बिहार से गुजरात में हो रहा है, गुजरात बिहार में पटना से महाराष्ट्र, नहीं बेगूसराय से पटना हो रहा है, हमारे आरा से लेकर के पटना हो रहा है। तो इंटरनल माइग्रेशन चलते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में होता रहता है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन ये देखने को मिलेगा ना। हाँ, उसको लेकर के ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मोदी के गुजरात विकास मॉडल से लोग कितने सहमत हैं, देखें पहले। धुआं वही होता है, यहाँ पे आग होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरह सहमत तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक है 70-80% उनकी बातें सही है। विकास मॉडल गुजरात का मुझे तो नहीं लगता, जितना मैंने न्यूज में देखा है, काफी पार्टियां भी गई, लोगों के अपने अपने विचार हैं, तो उस हिसाब से हमें तो नहीं बेटर लगता है गुजरात मॉडल। बिल्कुल सहमत हैं, उन्होंने बहुत विकास किया गुजरात का। ये गुजरात देखा नहीं है, लेकिन इतना तो है कि जहाँ पे देश के हर कोने से लोग जाके जी रहे हैं और रोजी रोजगार मिल रहा है, वहाँ निश्चित विकास है। छोटे छोटे 500,000 की बस्ती में भी 24 घंटा पावर रहता है, पानी मिलता है, रोड का सगवड़, इतना फैसिलिटी अच्छा है। 11 साल में उसने जो काम किया है एकदम बेहतर किया है। मोदी जी के गुजरात मॉडल के अंदर जो उनका व्यापारिक दृष्टिकोण है, वो उससे पूरे देश का व्यापारी वर्ग सहमत है। प्रगति अच्छी है वहाँ पे, तो वैसा मॉडल अगर पूरे कंट्री में हो तो बहुत अच्छी बात है। ये डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन गुजरात, इट्स अ माइलस्टोन। सड़कें बिहार में कितनी अच्छी है। तो चलिए, आम लोग भी कह रहे हैं और मोदी तो कह ही रहे हैं, गुजरात के मॉडल का गुणगान वो कर रहे हैं, तो फिर विरोधी जो है, उनके पॉलिटिकल विरोधी, उनके इस विकास मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे गुजरात मॉडल से देश को भगवान ही बचाए। जिस गुजरात मॉडल की खूबियों का जिक्र करते मोदी थकते नहीं, उसी गुजरात मॉडल की विरोधी हवा निकाल रहे हैं। जिस गुजरात मॉडल को लेकर मोदी वोट मांग रहे हैं, उसी की धज्जियां उड़ाकर विरोधी गुजरात मॉडल को फेक बता रहे हैं। विरोधियों की इस फहरिस्त में शायद ही कोई गैर एनडीए दल शामिल न हो। कांग्रेस तो मोदी के गुजरात मॉडल की कमियां को गिना गिना कर थक नहीं रही। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। जितना उन्होंने अदानी जी को दिया, 4 गुना जितना वो शिक्षा के लिए देते हैं, स्वास्थ्य के लिए देते हैं, 4 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। और फिर कहते हैं गुजरात मॉडल। आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है? आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में? आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया? जिस गुजरात मॉडल में कांग्रेस को खामियों की खान नजर आ रही है, उसी के राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को नंबर 1 राज्य की डिग्री दी है, जिसकी अध्यक्षा खुद सोनिया गांधी हैं। राजनीति के मैदान में अपना जनाधार तलाश रहे केजरीवाल का चुनावी दंगल में मोदी से मुकाबला भले ही वाराणसी में हो, लेकिन वो गुजरात घूम घूम कर मोदी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। हम लोग गुजरात में जगह जगह गए, मोदी जी कह रहे थे विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। हम देखने गए विकास कहाँ हुआ। मोदी गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर देश में वोट बटोरने निकले हैं, लेकिन विरोधी मोदी के इन मंसूबों पर पानी फेरने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। पत्रकार साथियों,
ये जो मॉडल है, ये मॉडल है डिवाइड करने का, बंटवारा करने का। मोदी के गुजरात मॉडल का कोई गुणगान करता है तो कोई इसे उनकी मार्केटिंग कहता है, लेकिन बिना मोदी के किसी का काम नहीं चल रहा है। मोदी का मॉडल कितने लोगों का रोल मॉडल बनेगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि मोदी गुजरात मॉडल को गिना गिना कर वोट लेने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। क्योंकि गुजरात की 26 सीटों के संदर्भ में चर्चा हो रही है और एक ही दिन 30 तारीख को यहां वोट पड़ने वाले हैं। अरविंद साहब, अगर मान लीजिए कि 20 के ऊपर 25 के आसपास 26 के करीब ये बात बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो ये क्या होगा? क्या लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई होगी कि हाँ वाकई हमारे जीवन को इन्होंने खुशहाल और समृद्ध किया और अब पूरे देश में ये करें? या एक जो लोकल एम्बिशन इस लिहाज से होता है कि हमारा गुजराती कोई जाकर दिल्ली की गद्दी में बैठे, इस वजह से ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप 17-18 जो इस समय काउंट है बीजेपी का, अगर वो भी रिपीट होता है, मुझे लगता है ये फिनोमिनल सक्सेस है। 15 साल सरकार में रहने के बाद या 3 इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, अपने आप में छोटा फिनोमिना नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही, अपने आप में फिनोमिना है। लेकिन अगर आप 26 के नजदीक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो स्वीप है और उसमें कहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अरविंद, एक सवाल यहाँ पर हम आपको लिहाज से समझना चाहेंगे। गुजरात मॉडल की, जी अरविंद, विकास मॉडल की बात बार बार हो रही है और हमने इसमें दिखाया है कि विरोधी लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको कहीं कोई ऐसा लगता है कि गुजरात मॉडल में ऐसा कुछ है जिसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, कुछ है जो नहीं है वहां पर और जिसको ढका जा रहा है? देखिए, गुजरात मॉडल कोई मिरेकल नहीं है और सक्सेस हमेशा इज नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, इट इज अबाउट डूइंग सेम थिंग्स डिफरेंटली। और यही गुजरात मॉडल है। उन्होंने वही किया, जैसे अभी पंचायत राज की बात की जा रही थी, पूरे हिंदुस्तान में वही पंचायत राज है, लेकिन गुजरात ने उसे करके दिखा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन वही हिंदुस्तान की परिकल्पना है, वही संविधान है, लेकिन गुजरात ने करके दिखा दिया। तो ये कोई नई चीज नहीं की है, लेकिन उसी चीज को बेहतर कर दिया है और यही पूरे हिंदुस्तान का एस्पिरेशन हो गया है। वो अगर कोई डिफरेंट चीजें करते तब ये कहना मुश्किल होता कि आप दूसरी जगह कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहां सवाल यह है, क्या बद्री साहब किसी एक कैनवस में, व्हाइट कैनवस में आपको काले धब्बे ढूंढने पड़े और कहीं काले धब्बों के बीच में आपको व्हाइट दिखाई दे, क्या इसमें अपने आप में पहले वाला जो कैनवस है उसकी कामयाबी नहीं कहा जाना चाहिए? वहां एक तो ये धब्बे ढूंढने पड़ रहे हैं और दूसरे ये कि ये बात सही है कि वहां चीजें, वही चीजें दूसरे ढंग से की गई हैं। यही बीआरटी कॉरिडोर आप दिल्ली में देख लीजिए उसका क्या हाल हुआ और वहां जाकर आप देख लीजिए सुपर सक्सेस है। देखिए, एक बात ये भी है दिनेश, की जो गुजरात के विकास की बात की जाती है तो वो रप्चर करके 10 या 15 साल का विकास नहीं है, उसका पूरा एक लॉन्ग डूरे है। वो बहुत सालों से गुजरात हम लोगों से बेहतर स्थिति में था। मतलब क्रेडिट नहीं देनी है? नहीं, क्रेडिट देनी है, क्रेडिट देनी है, लेकिन क्रेडिट उतनी ही दी जानी चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। कितना डिजर्व करते हैं आपसे बताते हैं? आप देंगे ना अगर नंबर, वो बहुत मैटर करने वाला है। क्योंकि देखिए, अरविंद कह रहे हैं कि डूइंग थिंग्स डिफरेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वो डिफरेंटली का मामला भी बहुत विवादास्पद है। डिफरेंटली का मामला ये है कि शेर के सामने शिकार को ले आके खड़ा कर दीजिए और कहिए गवर्नेंस करो, तो वो हो जाएगा। दूसरा जो उसमें है कि हमें क्योंकि आप कॉर्पोरेट के सामने आप कह रहे हो कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पानी नदी से हमारे घर में पहुंच जाएगा। कौन पहुंचाएगा? अंबानी पहुंचाएगा तो पैसा लेगा आपसे, तो आप दीजिए, खुश रहिए। जिस एक बात कर दूं, मैं अभी गुजरात में था पिछले दिनों, तो एक गांव वाले वही तेजगढ़ में हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोग को लगता है कि वहां विकास हो गया है उत्तर गुजरात में, हमारे यहां भी होगा, तो इसी आस में हम लोग बैठे हुए हैं। तो गुजरात में हर एरिया इस आस में बैठा हुआ है कि वहां हो गया है, हमारे यहां भी होगा, और वहां भी कितना हुआ है उसको एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। यानी अगर आप उन सारे वादों की जो क्लेम्स हैं, अगर सच का अध्ययन करें तो आपको, तो इन उम्मीदों को लगाना कि आपको बुरा लगता है? दूसरी लगाना, ये दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उस आदमी ने इतना मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उसको एक ऐसे मृग तृष्णा में बदल दिया है कि हर आदमी को लगता है। ये आप कह रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं असल ये बात कि भाई ये क्या विकास मॉडल है? सोनिया गांधी कह रही है कि भगवान बचाए ऐसे विकास मॉडल से। चलो, अतिशयोक्ति थोड़ा चुनावों में चलता है, लेकिन क्या वजह है कि कोई और इतने मुख्यमंत्री हैं, इतने राज्य हैं, कोई नहीं कहता कि हमारा केरल मॉडल देखिए, हमारा यूपी मॉडल देखिए, जितने भी लोग हैं अखिलेश से लेकर ममता तक सब गुजरात मॉडल को कह रहे हैं। हरियाणा मॉडल की बात कर रहा है हुडा, सब कह रहे हैं कि हमारा मॉडल कह रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा कहाँ हो रही है? हमारे वो तो रिएक्शन है, अपने आप को किसने अपना मॉडल प्रस्तुत नहीं किया है। यहाँ तक सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। विभाकर कह रहे
रहे थे बहुत सारी चीजें। एक बात थी कि 2-3 काउंट पे अगर उनको हम देखें तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे रोड के लिए इस पे आप बात कीजिए तो बड़ी अच्छी रोड है, और उनके पूरे डेवलपमेंटल मॉडल का ही ये है कि रोड और पावर ये पहुंचा दो, रोड और पावर पहुंचाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं, पावर आप पहुंचा दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या सिर्फ इतनी ही चीजों से सारी चीज हो जाती है? पंचायती राज के स्तर तक मैं बात मानता हूं, पंचायती राज का जो विकास है वो वहां पूरे तौर पे हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो ये कहते हैं जिस पर चर्चा नहीं होती है। बनारस में उन्होंने कह दिया कि हम गंगा को साबरमती बना देंगे। साबरमती क्या? 5वीं सबसे पॉल्यूटेड रिवर है साबरमती। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें हैं जिसको बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इंडिकेटर्स पे बात कीजिए। अगर आप इंडिकेटर्स की बात कीजिए तो आज वहां प्राइमरी हेल्थ केयर बिल्कुल खत्म हो गया। 450 पे एक डॉक्टर, नेशनल एवरेज है 150। और 5 साल से नहीं, आप जिन राज्यों की बात कर रहे हैं उसका नेशनल एवरेज है 150। मेरे ख्याल से बहुत ऐसा कुछ नहीं। तो IIMR, MMR, एजुकेशन पे आपका खर्चा कितना है? 12%। आप आसाम देखिए 20.2%। बहुत सारी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसपे अगर हम बात करें, ये बात नहीं होती है फैसल साहब, लेकिन वहां बीमार कम है तो हो सकता है डॉक्टर की जरूरत कम पड़े। नहीं, अगर पड़े, यही मैं बता रहा हूं, बीमार की बात ये बता रहा हूं कि एक दिन में एक अस्पताल बनासकांठा का मैं बता रहा हूं जहां 10,000 लोग आते हैं इलेक्शन इसके लिए, इलाज के लिए एक डॉक्टर है। ये सारी चीजें रिपोर्ट पे इनकी बात समाप्त होने के फौरन बाद आते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पे कहूंगा कि जहां पे नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ड्यू है वो जरूर देना चाहिए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम किया है, उन्होंने गवर्नेंस पे अच्छा काम किया है, और जो पॉलिसीज है उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक हुआ ये किया है। ये लेकिन ये कि एकदम स्वर्ग बना दिया है ये सारी, ऐसा नहीं। मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है कि जो कमियां हैं, जो इसके पहले भी मैं बोल रहा था कि ये कोशिश ये होती है कि गुजरात बनाम रेस्ट करने के आंकड़ों के संदर्भ में आप देखने की बात करते हैं, और खास करके ये सोशल इंडिकेटर्स जिसके हैं, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात पे हम लोग आमतौर पे देखते हैं, मानते हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे मॉल नॉरिशमेंट की बात होती है। मेरा सिर्फ एक बुनियादी सा सवाल है, मॉल नॉरिशमेंट ये देश की प्रॉब्लम है, एक स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये आरोप लगाते हो उस पर तो आप ये मान के क्या एक सेकेंड फैजल साहब, एक सेकेंड, तो अगर हम ये मान के चल रहे क्या कि वो राजनेता जो भी आया किसी सरकार में अपने दौरान में वो अपने जनता को माल नॉरिशमेंट का कोई इंजेक्शन देता है और उसकी वजह से लोग माल नरिश्ड हो गए हैं, ये वहां की अपनी जो खाने पीने की जो प्रवृत्ति होती है, जो ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं, उनकी वजह से होता है, और ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है और इसको सब किसी को मिल बैठ के करने का। एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी जरूर। विभाकर, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक जो आंकड़े आए थे और उन आंकड़ों में ये कहा गया था कि वहां पे जो महिलाएं हैं कुपोषण का शिकार हैं, तो नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी, आजकल मॉडल से प्रेरित हैं, पतली रहना चाहती है, इसलिए पता चला कि वो रूरल जगह के आंकड़े थे। हाँ, नहीं, मैं जानता हूं उस चीज को, और ये कहना कि वो कुपोषण लड़कियां चूंकि फैशन करती इसलिए हो जाती वो बात नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। कुपोषण सिर्फ गरीबों के बीच में नहीं है, कुपोषण अमीरों के बीच में भी होता है। खास करके आज के तारीख में जब हम लोग बार बार इन चीजों को कहते प्रोग्राम चला रहे कि जो जंक फूड होता है आप उसको नहीं खाएं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है विभाकर साहब, कहा यह जाता है, अलका जी कहा यह जाता है, पूर्णिमा जी, कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे स्ट्रिक्टली रहते हैं तो आपको B12 नहीं मिलता, जो एसेंशियली नॉन वेजिटेरियन डाइट होता है, तो उस जगह पे जाके B12 की कमी निकाली जा सकती है। विकास मॉडल की जो क्रिटिसिज्म होती है वो इसलिए नहीं हो रही है कि वहां IMR रेट बहुत हाई है या दूसरे उनके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत खराब है, इसलिए नहीं होती है। हम इसलिए उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं या जो उनके ओपोनेंट्स करते हैं कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा समाज का तबका है जो उस डेवलपमेंट से बिल्कुल अछूता रह गया है, एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया है, और हमारी ऑब्जेक्शन उस डेवलपमेंट के मॉडल से है और इसलिए हम उसके विरोध में उसके मैं यही जो पूर्णिमा करी इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं। मेरा भी कहना है कि जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो वहां एकदम फेल है। ट्राइबल्स एक बड़ी एरिया है जो एकदम अविकसित है। खुद वहां पर ये गुजरात में ही हो सकता है। मैं बड़ौदा में ठहरा हुआ था एक होटल में, मेरे बगल में कॉलोनी थी, उसमें एक घर का नाम था मनुस्मृति भवन। मनुस्मृति भवन यूपी और बिहार में आप नहीं बना सकते, गुजरात में ही बना सकते। दूसरा जो है कि एक आप बहुसंख्यकवाद इतना ज्यादा हॉबी है। एक आज किसी का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था अखबार में कि गुजरात के बंदूकवाला का, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे जर्मनी में यहूदियों के साथ स्थिति थी वैसे यहाँ मुसलमानों के साथ है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, हिंदुओं में भी जो लोग डिफर करते हैं
उन सबके साथ वही स्थिति है। हमें हरिजनों से हमारे एक सेकंड के लिए इंटरवीन करना चाहूंगा। जब आप गुजरात के बारे में यही बात कहते हैं, अगर ऐसा होता है और लोग कहते हैं कि होता है, तो मैं उसको बिल्कुल इंकार नहीं करता हूं कि नहीं होता होगा। बट ये बताए कि अगर अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों का विकास वहां नहीं हो पाया है, वहां पे नरेंद्र मोदी है इसलिए नहीं हो पाया है। एक सेकंड, दूसरे राज्यों में जहां पे ये विचारधारा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, मैं खास करके लेता हूं उन वामपंथी दलों द्वारा 35 साल तक जो बंगाल में उन्होंने चलाया, उस जगह पे दलितों का, उस जगह पे अल्पसंख्यकों का, उस जगह पे जो आदिवासी लोग हैं, उनकी स्थिति पर क्या कहेंगे? वो कौन सा मॉडल हम लोग ने इम्प्लीमेंट मोदी के गुजरात मॉडल में कमी की बात पर जनता क्या कहती है वो सुन ले, फिर ये चर्चा अब जाहिर है गर्म हो रही है। लगता तो यही है, हमको तो कोई कमी नहीं लग रही। निश्चित तौर पर आज भी गुजरात में कई इलाकों में पानी की किल्लत है, शिक्षा के मामले में भी गुजरात काफी पिछड़ा हुआ है और वहाँ क्राइम का परसेंटेज भी काफी बढ़ चुका है। कैसी कमी? हमारे समझ में तो कुछ कमी नहीं है, कहने वाले कुछ भी कहें। जहाँ का राजा उसी का पता तब चलता है जब उसकी जनता कुछ कहती है। तो जनता ने अभी तक, जो वहाँ के वसनीक हैं, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला जो इनके माइनस जाता हो। ऐसा मेरे को आज तक कभी कोई कमी ऐसे दिखाई नहीं दी। जो भी लोग मिलते हैं गुजरात के, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द मॉडल ऑफ मोदी। मोदी के गुजरात मॉडल में ऐसे देखिए हर मॉडल में कुछ न कुछ कमी होती है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने 10 साल तक एक अच्छी गवर्नेंस दी है। नहीं, मेरे को खास तो कुछ कमियां दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी जब तक सर्विस सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तब तक मैं तो उधर पे ही फोकस करूंगा ना, तो आई डोंट फाइंड एनी लैकुना इन इट। तो पूरे चुनाव में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है, मोदी लहर की चर्चा हो रही है, लेकिन गुजरात मॉडल पर जब हम बात करने आते हैं तो क्या वाकई औद्योगिकरण ही विकास है या फिर गांव तक विकास नहीं पहुंचा है? क्या कृषि विकास के मामले में गुजरात किसी से पीछे है? वो भी नहीं है। तो फिर क्यों ये चर्चा हो रही है कि गुजरात विकास का मॉडल जो है वो सुप्रीम है या फिर जो उसकी कमियां हैं वो सिर्फ विरोधियों को दिखती हैं? इस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। शहरों की चकाचौंध, गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियां, गुजरात में विकास की कहानी, ये सब कहते हैं। कई मायनों में गुजरात के विकास मॉडल ने लोगों की तकदीर बदली भी है। मोदी अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन थ्योरी में विश्वास करते हैं। यही उनका मॉडल है, यानी आर्थिक विकास से ऊंचे तबके को होने वाले मुनाफे का फायदा एक न एक दिन निचले तबके तक भी अपने आप पहुंच जाएगा। माना जाना चाहिए कि इस थ्योरी ने उस गुजरात में अपना असर जरूर दिखाया होगा जो कई दशकों से विकास के पूंजीवादी मॉडल पर काम कर रहा है। जहां मोदी लगातार इसी मॉडल के आधार पर राज्य का विकास करने के काम में लगे हैं। कृषि के क्षेत्र में गुजरात की गाड़ी टॉप गियर में चल रही है। गाड़ी 10 साल से 10% की रफ्तार से दौड़ रही है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हरित क्रांति के दौरान भी पंजाब हरियाणा में 10% विकास दर 10 साल तक नहीं रही थी। 10 साल में बिजली पानी को लेकर भी बेशक काफी विकास हुआ है, या फिर यूं कहें बिजली पानी के मामले में गुजरात का देश में किसी से भी कंपटीशन नहीं है। गुजरात में विकास मॉडल को लेकर मोदी करोड़ों लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं, लेकिन क्या देश के विकास मॉडल पर गुजरात का रंग चढ़ेगा? समय के लिए हेमंत उपाध्याय।
और इस बार हम अरविंद आपसे शुरू करेंगे, स्टूडियो से आप बाहर हैं तो आपके साथ थोड़ा नाइंसाफी ना हो इसलिए भी ये बताएं कि हम जो बात कह रहे हैं इस थ्योरी से आप सहमत हैं कि मोदी का जो विकास मॉडल है उसमें एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो समझते हैं कि ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है विकास का और नीचे तक चला जाता है, और उसी आधार पर गुजरात का भी विकास हुआ है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, तो हम पैमाना बदल देते हैं। हिंदुस्तान में क्या हम कोई मिरेकल नहीं देख रहे हैं? वो हिंदुस्तान का एक स्टेट है, क्या रिलेटिवली उसने बेहतर किया है? और हम जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को नापते हैं तो अलग पैमाना, पंजाब, गुजरात के अलग पैमाना, मेरा मानना ये उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप गुजरात को देखते हैं, जैसा भी कहा जा रहा है, डेजर्ट का एरिया आधा गुजरात, और वहां 9 से 10% की ग्रोथ, इंडस्ट्री फिनोमिनल ग्रोथ, हेल्थ की बात की जा रही है कि हेल्थ के पैरामीटर्स बहुत वीक हैं। गुजरात के मेजर इंटरवेंशंस हिंदुस्तान ने उसको पैमाना माना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और आज वो पूरे हिंदुस्तान में एनआरएचएम के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ज्यादातर हेल्थ मॉडल्स, लार्ज नंबर ऑफ देम, वो गुजरात से बोरो किए गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आपने गुजरात से बहुत सारा मॉडल बोरो किया। खास तौर पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मेरा मानना है मेनलैंड इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप सिर्फ पावर उपलब्ध करा दीजिए, बाकी जहां पर भी एंटरप्राइज पॉसिबल है, यहां का आदमी। बद्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? अरविंद साहब, मौका तो दीजिए, ऊर्जा दीजिए। नहीं, हम चाहेंगे सीधे ही आप कहें। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इसमें फैक्चुअली हमें देखना होगा कि क्या सच है, क्योंकि जो लिबरल इकोनॉमी की जब पॉलिसीज आई तो उसके सब हिस्सा थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जब पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो जो यूपीए सरकार की 5 साल की उपलब्धियां थी, जिसने एक मॉडल थ्रो किया और वो मॉडल और जगह लिए गए, ऐसा नहीं कि उस भारत सरकार ने गुजरात से ले लिया, ये बहुत ही गलत बयानी है। मेरे ख्याल से उनका ये कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल जो हम लोगों ने लिबरलाइज इकोनॉमी ली, जो आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। मैं दूसरी चीज कह वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक मॉडल तो नहीं, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात हो रही थी, सबके पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, उधर नीचे तक विकास जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मुझे याद है 2008 और 9 में नैनो संगूर से वहां गई सानंद और फोर्ड, ये दोनों कंपनियां वहां लगी, और उसके बाद का इमीडिएट असेंबली इलेक्शन हुआ था, उन दोनों असेंबली इलेक्शन में उन इलाकों में जहां दोनों फैक्ट्रीज लगी थी, बीजेपी हारी थी। ये इसमें मैं ऐड करूं, जैसे अरविंद जी ने कहा कि पैमाने बदल जाते हैं जब हम गुजरात में डेवलपमेंट की बात करते हैं। पैमाने इसलिए बदलते हैं कि हम किसी और स्टेट में ये मॉडल नहीं देखते हैं कि भावनगर में अगर कोई भारद्वाजपुरम है तो वहां कोई अहमद भाई करके घर नहीं ले सकते हैं। भावनगर में भी 3 दिन पहले हमने खबरों में पढ़ा है कि किसी ने घर लिया और वहां वीएचपी राम भजन गाने लगी कि हम उसको घुसने नहीं देंगे। उसको थ्रेट किया गया कि आप खाली करके चले जाइए, ये घर आप छोड़ दीजिए। या हम ये नहीं देखते हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में, बंगाल में, कि कोई नाम, ये मैं बदल रही हूं बट ये सच्ची घटना है, कि कोई इमरान नाम का बच्चा जब गुजरात में स्टडी टूर में जाए तो अपने दोस्तों से कहे कि तुम मुझे इमरान मत बुलाओ यार, मुझे ईशान बुलाओ, मुझे डर लगता है। हम इसलिए डिफरेंट पैमाना गुजरात में लगाते हैं और वो पैमाने हम दूसरे स्टेट में नहीं लगा सकते। लेकिन मैं याद कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी, मैं मानता हूं आपकी बात से कि ऐसा होता है, बट अगर आपको ये भी पढ़ा होगा आपने कि महाराष्ट्र में बातें नहीं बताइए, ये एक्सपीरियंस है कि वो जो आपने भावनगर की जो बात कही, यही सेम इंसिडेंट, सिमिलर इंसिडेंट मुंबई में देखने को मिलता है। पोस्ट 26/11 तभी हम किसी मुंबई मॉडल की बात नहीं करते हैं, तभी हम नहीं करते हैं मुंबई मॉडल की बात। देखिए, 2 चीजें हो रही है, बात हो रही है इकोनॉमिक मॉडल की, तो बात होगी सर। हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुजरात के इकोनॉमिक, मतलब ये कहा यह जा रहा है कि उनके काम सोशल डिविसिवनेस, जो पूर्णिमा जी कह रही है वो ये कह रही है कि हो सकता है विकास के काम बहुत अच्छे हों, लेकिन हम उसको खारिज इसलिए करेंगे। आप अभी कर्नाटक पैरामीटर्स में सोसाइटी के हर इसमें बताता हूँ, आप इसको कहेंगे अभी कर्नाटक 2 दिन पहले, एक और बात करें, नहीं मैं उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि एक स्टेट को आई एम नॉट अ गुजराती, बट एक स्टेट को डायरेक्टली, अभी मैं आपको 3 दिन पहले की
आपको कर्नाटक में बताता हूं, कर्नाटक में मंदिर में लोगों ने नन ब्राह्मणिकल लोगों को नहीं खिलाया, उसके वजह से क्या कर्नाटक से ऐसे नहीं कहना चाह रहा हूँ एक लाइन में, ये ऐसे नहीं। आपने जो बात कही नरसिम्हा राव के आने के बाद के डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, ये सारी बातें जो बताई जा रही है, मोदी बाइनिया का ये असर है कि जो क्रेडिट यूपीए का है वो भी क्रेडिट नरसिम्हा। लेकिन ये दो तरह की बातें हैं, देखिए बद्री साहब, ये उस तरह की बात है कि जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया तो पहले ये कहा गया कि ये तो कांग्रेस की नकल है, फिर ये कह दिया गया कि ये तो पूरी बकवास। मैं नरसिम्हा राव के समय बकवास हो सकता है या नकल हो सकता है। मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कह रहा हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की बात कह रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट के उस मॉडल की बात कर रहा हूँ जो कि यूपीए के न्यू लिबरल इकोनॉमी से पैदा हुई। मोहन जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर में हम लोगों ने अख्तियार किया, उसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन गुजरात में किया गया, ना कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहां से लिया गया, वहां से बहुत सारे मॉडल्स लिए गए। मैंने बहुत जो गलत दिया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई 2008-9 में 2 बड़ी फैक्ट्रियां वहां लगी और उसके बाद इसलिए ये हुआ कि लोगों को वहां पे जमीन का अर्थ समझ में आएगा क्या हुआ उनके साथ एक्विजिशन करने। एक बात जो अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे फैसल, मैं चाहूंगी कि बद्री तो कह ही रहे थे कि आप बताएं कि इसमें गलत, अगर नरेंद्र मोदी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि 35 करोड़ का 2001-2002 में इंडस्ट्री थी काइट की, पतंग की, ठीक है, और अब वो कहते हैं कि 500 करोड़ की हो गई। कैसे हुई? दिस इज द आइडिया कि उन्होंने उसके आसपास पूरा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पूरा उनके एडवर्टीजमेंट ये सब किया। अब इसमें हम कहाँ खोट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, उससे मांझे से टकरा के चिड़ियों की मौत होती है, वो खोट तो निकाल ही जाते हैं। आप इस बात में डिस्कस कीजिए 34 करोड़ का काइट इंडस्ट्री। पहली बात तो ये कि मैं स्ट्रांगली डिस्प्यूट करता हूं ये फिगर, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस फिगर, और इसको जब चैलेंज किया गया तो रिट्रैक्ट कर गए लोग। सबसे पहली बात फिर रिट्रैक्ट किए कि नहीं ये फिगर सही है। अगर आप सोचिए जरा सा, आप सारे लोग बाखबर लोग हैं कि इतने बड़े 54,000 करोड़ या न जाने कितने का फिगर वो कोट का, क्या गुजरात के हर घर में काइट बनाई जा रही है? और उसके बाद उनके इस दावे को IBN7 की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्लियर दिखाया गया था क्या स्थिति। दावा करना, बोल देना एक अलग बात है। उनकी राय ले लें अरविंद साहब, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स ज्यादा जानते होंगे। अरविंद साहब, पतंग का ये दावा वैसे ही हवाई था जैसी पतंग उड़ती है हवा में। देखिए, पतंग वाला मॉडल मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो बात कही जाए, जो अभी पूर्णिमा जी ने बात कही कि वहां पर सेकुलरिज्म या कम्युनलिज्म जैसे इश्यूज हैं, मेरा मानना जब आप विकास की बात करते हैं तो उसको अलग से इवैल्यूएट कीजिए। उसमें दूसरे पैरामीटर्स मिलाकर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये राजनीतिक ज्यादा होगा। विकास एब्सोल्यूट नहीं होता। नहीं, लेकिन विकास जो है कैसे सारे तबकों के पास वो विकास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये बात की आपकी नजर में महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्णिमा कह रही है कि इंक्लूसिव नहीं है, वहां ग्रोथ बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक एक करके लेते हैं जी, अरविंद साहब बात पूरी कीजिए। देखिए, हम क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी करनी पड़ेगी, और तब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गरीबों का ज्यादा भला कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का जनरेशन उतना ही महत्वपूर्ण है, और वही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, इस पर मैं एक कहना चाहता हूं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गुजरात के ही साथी ने कही कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन कि अमीरों के रॉबिन हुड है जो गरीबों से छीन के अमीरों को देता है। प्रायः अमीरों से छीन के गरीबों को दिया जाता था, लेकिन ये जो रॉबिन हुड है और ये बंदूक वाला का स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे अरविंद जी वैसे कह रहे हैं कि हम पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि प्रॉस्पेरिटी। आप प्रॉस्पेरिटी करिए बेशक, लेकिन सभी समाज के तबकों में करिए। बाकी जगहों पे ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बाकी जगहों में तमाम सूबे हैं जिनको एग्जाम्पल्स के तौर पे गिनाया जा सकता है। बाकी जगह ऐसी है जहाँ कभी दंगे नहीं होते, कम्युनल राइट्स नहीं होती। बाकी जगह ऐसी है जहाँ पे दंगा नहीं, दंगा होता है, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, लेकिन दंगों के बाद की हैंडलिंग में अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी दिखाई देते हैं तो आपका जवाब हमारी बहस दूसरी दिशा में ले जाएगा। जो हम विकास मॉडल की, क्योंकि आप ही नहीं माना था कि अलग करके नहीं देख सकते, ये भी होगा। चूंकि दंगे की बात चली है, अब देखिए दंगा नहीं होगा मोदीरिज्म में, क्योंकि अमित शाह ने अभी एक इंटरेस्टिंग बात एक जर्नलिस्ट से कही कि देखिए अब दंगा नहीं होगा हमारे यहाँ। मुसलमानों को हम कहते हैं कि आप खाओ पियो पतंग बनाओ हंसो रो, लेकिन पॉलिटिक्स में मत आओ।
रिप्रेजेंटेशन तुम्हें नहीं मिलेगा। तब तो फिर देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो दंगा नहीं होगा, और दंगा हम नहीं होने देंगे, देश में दंगा नहीं होगा, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या होगा, उसमें इतना ज्यादा हेटवाइज हो जाएगा, जर्मनी में जैसे वैसे हो जाएगा। इंडिया का जो बेसिक जो क्या आपको मंजूर है ये मॉडल? जो सेटअप है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे यहाँ जो सेटअप है, यहाँ पे बार बार बात होती है सेकुलरिज्म की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रियम्बल शुरुआत में ही बोलता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल ऑफ जो कि ऐड किया गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, मैं उसके पहले की बात कहता हूं। यह कहता है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इक्वालिटी सारे लोगों को हर इशू में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन जेंडर, ऑन रिलीजन, क्रीड, कास्ट, ये सारी चीजें। ये स्टेट पूरे कंट्री का एक हॉलिस्टिक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल होना चाहिए था, बनना चाहिए था। क्या हमने अपने इस देश को एक अगर खाने में देख के गया, क्या हमने इंक्लूसिव ग्रोथ किया? क्या हमने सेकुलरिज्म इज ऑल अबाउट गवर्नेंस। यहाँ बहुत हिट हो गया, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि गवर्नेंस के दौर में, गवर्नेंस के दौर पे मैं एक चीज कह रहा हूं पूर्णिमा जी, मैं सुन लिया, उसके बाद आर्ग्यू बताया नहीं, मैं प्रियम्बल पढ़ के नहीं, मैं प्रियम्बल अपने दिल में रख के चलता हूं, पढ़ने से बात आपके साथ चल चुका हूं, सुन लेना। ये गवर्नेंस की बात थी, वो स्टेट को एज अ सोलमन सिटीजन हम लोगों ने दिया था। हमारे हुआ क्या है ये बताइए ना। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी आपके यहाँ बरकरार है। चलिए हम आम लोगों की बात मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी लोगों के पास कहने को अगले सेगमेंट में हम वो सब बातें फिर से शुरू करेंगे, लेकिन आम लोगों की बातें ले ले भाई। वोट तो उन्हीं लोगों को देनी है कि जब गुजरात मॉडल मोदी को क्या पीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकता है, जब ये हमने पूछा आम लोगों से, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। बनना ही चाहिए, बन जाएंगे ये। जो समाज में लखनऊ में अभी दिख रहा है वो मोदी की लहर है। अभी तो समय बताएगा कि 16 मई को रिजल्ट दिखाएगा कि कितना लहर है या कितना नहीं। विकास को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार से पब्लिक नाराज है, जिसकी वजह से उनको समर्थन मिल रहा है। आई हैव नेवर सीन सच अ पीएम इन माई लाइफ, सो दिस मैन वी डेफिनेटली सी एज अ पीएम हु इज इंडस्ट्रियस, who know how to promote business, and our country at this stage requires a very good support for a business, and he is very business oriented. ये कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी इस बार थोड़ा तो उसके तरफ है, नाव पल्ला भारी है थोड़ा। मेरा तो यही विचार है, और अगर सभी जनता का भी यही विचार होगा तो अवश्य पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मोदी सरकार। आशा तो रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब आप ये देख रहे थे तो यहां चर्चा शांत हो गई थी, ऐसा नहीं है। फैसल साहब और बगल में बैठे हुए दिवाकर साहब के बीच में लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा आप हवाई बातें कहते हैं, और शायद ये कह रहे होंगे कि ऑन एयर ही हो रही है, तो फिर हवा हो जाने दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और अहम उस पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या कहना है? क्या आपको जो मुआवजा दिया गया है वो आप तक मिला है, पहुंचा है? कभी भी ये सिजर कमेटी के रुपए मुसलमानों के हक में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। मदारिस के तलबा के ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद और बेहकीकत है। तो ये क्या इंसान इस दुनिया के अंदर इंसानियत है? जो मदद मिली है वो नोटिस हमारी जरूरत है सरकार को, तो आप बताओ कि आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तहकीक। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। गुजरात में
आर्थिक विकास तो दिखाई दे रहा है और यहाँ उस पर लगातार बहुत गर्म बहस हो रही है, लेकिन बात जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हो रही थी वही बात है कि मानव विकास क्या कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। गरीबी, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य गुजरात मॉडल की पोल खोलने के लिए काफी है, ऐसा हमारी रिपोर्ट कहती है और ऐसा कुछ आंकड़े भी कहते हैं। गुजरात में आर्थिक विकास के कई प्रमाण दिखाई देते हैं। सड़कें, बिजली, फैक्ट्रियां और कारखाने दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़े हैं। लेकिन राज्य में सड़कों और हाईवेज की बात करें तो इसमें दो गुजरात नजर आते हैं। एक तरफ शहर की चिकनी सड़कों पर विकास की गाड़ी सरपट दौड़ती है, तो दूसरी तरफ शहरों से हटकर कमर तोड़ सड़क गुजरात मॉडल की पोल खोलने के लिए काफी है। गरीबी, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात मॉडल की हवा निकली दिखती है। इस मामले में तमिलनाडु, केरल, हिमाचल के आंकड़े गुजरात के आसपास ही टिकते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संस्थान NNSO की 2011 की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि गुजरात का आर्थिक विकास मूलभूत मानव विकास सूचकांकों को ताक पर रखकर हो रहा है। विकास के लिए 56 इंच का सीना की बात करने वाले मोदी के गुजरात में 5 साल से कम उम्र के 46% बच्चे कुपोषित हैं। दिवाली से पहले शौचालय का नारा देने वाले मोदी के गुजरात में 43% घरों में शौचालय नहीं है। गांव में तो हालात और भी खराब हैं। मोदी का गुजरात मॉडल भले ही विकास के पहिए को सरपट दौड़ा रहा हो, लेकिन जब मानव विकास की बात आती है तो इस मॉडल का खोखलापन जरूर सामने आता है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। अरविंद साहब, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? ऐसा देखा जाए कि जहां भी विकास की ढोल बजती है वहां कुछ पोल होती है, अब पोल पर कंसंट्रेट कर लीजिए, या कम से कम ये देख लीजिए कि ढोल कितनी सुथरी है। यहां पर भी नेगेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर अच्छा है इसलिए उसकी बात होनी चाहिए, या ये वो जगह हैं जो आईना दिखाती हैं विकास के मॉडल को? देखिए, हिंदुस्तान का 1991 का रिफॉर्म देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी ने लीड किया था और उस समय पार्लियामेंट में यह कहा था कि हम सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए इंडस्ट्री सेंट्रिक अर्बन रिफॉर्म ला रहे हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कह रहे हैं। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट इत्यादि बाद में लाएंगे, जिसका ह्यूमन फेस होगा, वो आज तक नहीं आया। और कहीं ना कहीं पहला सच गुजरात का भी यही है, सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दूसरा सच यह है कि जब हिंदुस्तान ने ही उसको सेकंड जनरेशन, खासतौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट, उस पर आज तक हमने उसको अनलीच ही नहीं किया। निश्चित तौर पे गुजरात उसमें कुछ और कर सकता था, उसकी गुंजाइश थी, लेकिन आज तक हिंदुस्तान ने कहीं नहीं किया है। ये गैप्स आपको हिंदुस्तान के हर प्रदेश में दिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सब स्टेट्स ने मिलकर के आज तक ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। लेकिन सब स्टेट से गुजरात अलग है, सारी बात यही हो रही है ना अरविंद फैसल। ये बताइए कि गुजरात ने ये जो मिराकल नहीं है वो। जी, थोड़ा सा समय कम है अरविंद, इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा यहां भी बात कर लें। फैसल, ये जो फर्स्ट जनरेशन रिपोर्ट की उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं अरविंद, तो फर्स्ट जनरेशन में तो यहां तक पहुंचा, सेकंड जनरेशन के लिए कितने साल और चाहिए, जबकि हम देखें कि पर्कुलेट कर जाए सभी तबकों तक ये विकास? जो प्रोफेसर अरविंद जो बात कह रहे हैं उसी में मैं बात करूंगा। ये रूरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। मोदी जी की एक स्कीम थी PURA, जो पहले भी बात हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात की थी, मनमोहन सिंह ने बात की थी, लेकिन उसको इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, ये इनकी अपनी एक स्कीम है प्रोफेसर अरविंद। लेकिन उसके बावजूद आप उस स्कीम को देखें, वो स्कीम चल रही है पिछले 10 साल 12 साल से, और अभी हमने एक रिपोर्ट देखी, तो दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है। ये एक वास्तविकता है। दूसरी बात ये कि मैं कहीं ये इनकार नहीं कर रहा हूं, विभाकर जी को भी शायद गलतफहमी हो रही है कि गुजरात में विकास नहीं है। गुजरात में विकास हुए हैं, लेकिन जो बात पूर्णिमा ने कहा था कि इंक्लूसिव नहीं हुए हैं, एक। दूसरे ये कि हमेशा हम जब बात करते हैं अर्बन सेंट्रिक, तो उसके साथ साथ मोदी ने वो नारा भी दिया था आर करके, रूरलाइजेशन और समथिंग लाइक दैट, रूरल अर्बनाइजेशन, वो एकदम फेल हुए हैं। ये सारे आंकड़े उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, माय सबमिशन इज कि भाई आप गुजरात मॉडल पे बात जरूर कीजिए, लेकिन अगर उसमें कहीं कमी रही है, उसमें कहीं फेलियर्स भी हैं, तो उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। आप ये ना मान के बैठ जाइए कि नहीं, तो आपका कहना है ये उस तरह का है कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग की अगर आप बात करते हैं तो उनकी कमियों का भी जिक्र होना चाहिए, क्या वैसा कुछ है? नहीं, सचिन तेंदुलकर, फिर ये देखिए एनालॉजी भी गलत है कि सचिन तेंदुलकर जो एकदम अनडिस्प्यूटेड, आप उनके रिकॉर्ड्स को उठा करके देख लीजिए तो दुनिया में कोई दूसरा उनकी तरह का नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी के साथ साथ दूसरे चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो उनसे बेहतर या उनके समकक्ष बहुत लोग हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे जयललिता हो, चाहे दूसरे लोग। चलिए एक छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए पूर्णिमा, फिर उसके बाद हमको आम लोगों की भी राय लेनी। नहीं, इसके ऊपर
बिल्कुल जो अभी कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल फैसल कह रहे हैं कि बिल्कुल पर्कुलेट नहीं किया है, नहीं, और ये जो स्कीम उन्होंने चला दी है इसमें भी कोई पेपर्स पे स्कीम चलाना बहुत आसान होता है अलका जी। पॉलिटिकल विल चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन तक लेके जाना। जिस तरफ वो चाहे उधर वो लेके गए, लेकिन जिस तरफ उन्होंने चाहा ही नहीं उस तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये उनकी कमी रह गई है कि वो शायद जानबूझ के उस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब अपनी इच्छा से। चलिए, हमने जब पूछा, वैसे मोदी ने भी ये कभी नहीं कहा कि जो मोदी का गुजरात मॉडल है वो पूरे देश में उसी तरह लागू हो सकता है, लेकिन जब मोदी के गुजरात मॉडल की बात होती है तो देश के लोग क्या सोचते हैं कि क्या वो देश का मॉडल बन सकता है, देखते हैं। देश के नए नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने देश पे उस मॉडल को लागू करते हैं, तब पूरा देश देख पाएगा कि उनके क्षेत्र में कहाँ पे नीतियां उनकी किस हद तक कारगर हो रही हैं। बिल्कुल उसी हिसाब बनाना चाहिए। गुजरात तो हम जा चुके हैं, तो गुजरात में 24 घंटे लगभग बिजली आ रही और कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पंजाब हो, हर राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर राज्य का अपना अलग एजेंडा होता है। वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एजेंडा और राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता है। वी कैन डेफिनेटली यूज दिस। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद हो जाएगा। इंडिया भी ऐसा ही बनेगा। सर, यदि उसके अंदर कम्युनल हार्मनी बनी रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये कहना मुश्किल है, बिकॉज जो चीज आप एक स्टेट में कर सकते हैं वो ओवरऑल इंडिया में करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा अब लग रहा है लोगों को, ऐसा मन में है, लोगों के एक विश्वास है कि अब ऐसा हो सकता है। ये विकास ऐन्द्रजालिक विकास है और इसका भ्रम टूटेगा या यही हकीकत है और सामने आएगी। आज का निष्कर्ष फैसल साहब। निष्कर्ष दिनेश यही कह सकते हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क में बाकी इम्तिहान और भी हैं। जब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके आगे भी और उनके आसपास भी बहुत सारे ऐसे विकास के मॉडल मौजूद हैं, चाहे तमिलनाडु मॉडल हो, चाहे कर्नाटका मॉडल हो, चाहे मध्य प्रदेश मॉडल हो, चाहे महाराष्ट्र मॉडल हो। बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है और जो अच्छे मॉडल। नीतीश कुमार देख रहे होंगे तो सोचेंगे बिहार मॉडल का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार का ही मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक बहुत बीमार स्टेट को अच्छा विकास दिया। मॉडल भारत का मॉडल होना चाहिए और इन्होंने जो सपना दिखाया है वो हम आम भारतीय जो है उनका एक सपना है कि यहाँ पे विकास इस तरीके से हो कि हर किसी को नौकरी मिले, उसके सामर्थ्य के हिसाब से मिले, उसकी तरक्की हो, उसकी उम्मीद हो। यही सपने लेके वो आगे चढ़ रहा है, उसको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सिर्फ यही मेरी अंदर से इच्छा यही होती है कि ये जो इतना बड़ा सपना, इतने बड़े संख्या में लोगों को उन्होंने दिखाया है, वो सपना कहीं टूट न जाए। सपना पूरा होना चाहिए, लेकिन गुजरात का जो विकास मॉडल है, पूर्णिमा जी, गुजरात के विकास मॉडल में फिजिकल फीचर्स से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चमचमाती हुई सड़कें और बड़े बड़े मॉल सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मॉडल जिसमें कि सामाजिक ताना बाना खराब होता हो, वो उस मॉडल के सक्सेस का दावा सिर्फ हवाई ही लगता है। जब तक सामाजिक ताना बाना सही रख के आप विकास नहीं करेंगे, उस विकास का कोई मतलब नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ। एक मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो दिन में आप सोचते हैं वही रात में सपना देखते हैं। तो जो सपना है वो भी कहीं से आता है। तो अगर सपना देखेंगे कि जो हमारे भंगी हैं, वो जैसा कि कर्मयोग में उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि वो भगवान ने उनको एक काम दिया है और उसमें खुश हैं, उनको ये करने दीजिए, तो ये कौन सा विकास है? मेरा कहना है कि मोदी जी का ये जो पूरा गुजरात का विकास मॉडल है वो है देखिए देखिए मैं सपने बेच रहा हूं। क्या ये ऐसा है? अरविंद साहब का निष्कर्ष बाकी रहता है। अरविंद साहब, देखिए, गुजरात बेहतर गवर्नेंस का, बेहतर इंप्लीमेंटेशन का मॉडल है और निश्चित तौर पर उन्होंने कोई नई चीजें नहीं की हैं, वही किया है जो बाकी प्रदेश कर रहे हैं, लेकिन बाकियों से बेहतर किया है और इसीलिए वो एक रोल मॉडल बन गया है। क्या ये लोगों की अपनी सुविधा और उनके अपने नोशंस पर मुनहसर है कि वो मोदी को एक उम्दा करने वाले व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं, या जहां गुंजाइश हो गई है, रह गई है, उसको वो पहले देख रहे हैं और किए हुए को मानते हैं कि ठीक है किया भी तो इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? जनता इसको कैसे देख रही है और पूरे नहीं तो अधिकांश लोग जो कुर्सी तक पहुंचाते हैं वो कैसे देख रहे हैं? इस पर निगाहें हैं और इसी का इंतजार है। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही।